नमस्कार, जोहार। मैं कीर्ति चौहान नई दिशाएं में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इतने फास्ट या तेज़ दौर में रहते हैं कि अगर आपको एक चॉकलेट भी मंगाना हो या फिर बड़े बड़े इक्विपमेंट्स भी मंगाने हों तो वो 10 मिनट में आपके घर तक आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। कल जो हमारी सुविधाएं थीं, लग्जरीज़ थीं, आज वो कहीं ना कहीं ज़रूरत बनती जा रही है और इसमें हम प्रकृति का कितना नुकसान कर रहे हैं। आप इस बात से समझिए कि अगर आप एक खाने का डिब्बा भी मंगाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो डबल रैप्ड हो ताकि वो लीक ना हो। कपड़ा भी मंगाते हैं तो वो प्लास्टिक की थैली में आता है। ऐसे में हम कितना कचरा फैला रहे हैं। अगर आप किसी एक इंसान की ही बात कर लें तो वो सुबह से लेकर शाम तक कितना सारा कचरा फैलाता है, वो बहुत हो जाता है। और हम अपनी जिम्मेदारी ये समझते हैं कि हमने उस कचरे को समेटा, डस्टबिन में डाला और अपने घर के बाहर रख दिया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। अब वो डस्टबिन वहाँ से उठकर कहाँ जाता है, कैसे नष्ट होता है, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। ये जो ट्रक्स होते हैं जो हमारे कचरे को लेकर के जाते हैं, वो कहाँ ले जा रहे हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर आप ज़रूर ऐसे डंपिंग ग्राउंड्स के आसपास से गुज़रते होंगे और वहाँ से गुज़रते वक्त आप अपना नाक बंद कर लेते होंगे, क्योंकि वहाँ पर सहजता से 5 मिनट भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है। पर हम ये भूल जाते हैं कि इन डंपिंग ग्राउंड्स के आसपास ज़िंदगियाँ बसती हैं। जहाँ आप 5 मिनट खड़े नहीं हो रहे थे, वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ खाना बनाते हैं, उसी खाने को खाते हैं, 24 घंटे रहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं ये मेरी रियलिटी से बहुत दूर है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप ये समझिए कि हो सकता है उस डंपिंग ग्राउंड के आसपास कोई मीट शॉप हो जिससे कि आप मीट लेते हो, या कोई डेयरी हो जिससे कि आप दूध ले रहे हो। अगर आप इन डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स को नहीं समझते हैं तो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट को तो आप ज़रूर समझेंगे। इस वेस्ट के वजह से क्लाइमेट पर जो प्रभाव हो रहा है वो आप इस बात से समझिए कि इस बार ठंड कितनी देर से आई है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस बढ़ते पहाड़ को, कचरे के पहाड़ को ना ही सिर्फ हम कम करें, बस इस कचरे में जो सोना छुपा है उससे एक ग्रीनर और क्लीनर इन्वायरमेंट बनाएं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करें और अपने इन्वायरमेंट के लिए थोड़े से सजग हों। यहीं पर काम कर रहे हैं हमारे आज के मेहमान विनोद कुमार। उनकी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के बहुत गहरी पकड़ है। तो चलिए इस विषय को भी थोड़ी गहराई से समझते हैं और हमारे मेहमान की क्या योगदान है इसमें, इसको भी समझते हैं। नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और जोहार। सबसे पहले तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के काम कर रही है, उसके विषय में जानना चाहेंगे कि वो कब बनी और कैसे बनी। फिर से सभी को एक बार और जोहार। मेरा नाम विनोद है और हम दो लोगों ने मिल करके, मैंने और हमारे एक बिजनेस पार्टनर जो हैं प्रकाश कुमार, हम दोनों ने मिल करके 2020 में कोविड के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी। एक्चुअली हम दोनों ग्रामीण विकास क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं। तो गांव में काम करते हुए हमें अनुभव हुआ कि थोड़ा शहर के लिए भी कुछ काम किया जाए, शहरी इशूज़ भी बहुत हैं। तो कोविड के फर्स्ट फेज़ में जो हमने उस समय जो खाने की क्राइसिस हुई थी, तो उसके बाद हमने टेरेस फार्मिंग से शुरुआत करी थी और देन फिर वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई और फिर अभी हम वेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वेस्ट तक हम पहुँचे, क्योंकि इसका वेस्ट का पूरा एक लार्जर इम्पैक्ट है। न सिर्फ पूरे पर्यावरण पे, हमारे खुद के रहन सहन, इवन कि क्लाइमेट चेंज के कारण पे भी ये वेस्ट जो है काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसलिए वेस्ट को समग्र रूप से समझना और उसके प्रबंधन पे काम करना बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है। जी विनोद जी, समझना चाहेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले तो इस टॉपिक को ही थोड़ी गहराई से हम जानना चाहेंगे। हमने जब काम करने की शुरुआत की तो क्या है कि अभी का जो करंट वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका है, मुझे तो कई बार लगता है कि उसे वेस्ट मैनेजमेंट कहना भी शायद गलत होगा, क्योंकि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो कचरा है मेरी आंखों से अगर ओझल हो गया तो देन उसका निष्पादन हो गया। जी जी। हम इस क्रम में, इस काम के दौरान हम कितने सारे लोगों से मिले, उनसे बात किया, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि आपका कचरा कहाँ जा रहा है, ये झीरी कहाँ है। तो एक्चुअली ये जो पूरा वेस्ट है, तो इसको अगर हम पूरा देखेंगे कि हम एक्चुअली हमको अपने घर पे से शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर अभी का जो वेस्ट प्रबंधन है वो क्या है कि एकदम सेंट्रलाइज्ड है। एक गाड़ी आएगी, वो आपके यहाँ से कचरा लेगा, फिर एमटीएस में जाएगा, वहाँ से झीरी में हम डंप कर देंगे। और इसमें जो रिसोर्सेज छुपे हैं, जो आपने एग्जैक्टली शुरू में कहा,
उसका पूरा का पूरा वो रिसोर्सेस वेस्ट हो जाता है और सीधा वो डंप में चला जाता है। तो अगर उसको डिसेंट्रलाइज्ड को हम सेंट्रलाइज्ड को अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड कर पाएँ और प्रत्येक हाउसहोल्ड उसमें पार्टिसिपेट करे, तभी हम एक्चुअल जो हमारे प्रधानमंत्री का भी जो सपना है क्लीन झारखंड या क्लीन इंडिया, तो उसमें हम कंट्रीब्यूट, स्वच्छ भारत को हम बना पाएंगे, देख पाएंगे। जी, आपके काम करने का और आपके ऑर्गेनाइजेशन का हम पूरा प्रोसेस जानना चाहेंगे कि क्या क्या जो हेल्प है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, किस तरीके से एक एक स्टेप पर आप बताते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन से लेकर के जो उसका डंपिंग है वहाँ तक का। थोड़ा इसको पहले हम समझते हैं कि अभी पूरा वेस्ट का प्रोसेस क्या है और एक घर से क्या वेस्ट जनरेट हो रहा है। जी। अगर मैं आप ही से अगर ये करूं कि आपको क्या लगता है कि आप कितना वेस्ट जनरेट करती होंगी? एक दिन में एक डस्टबिन जो एक बकेट भरकर तो वेस्ट ज़रूर निकलता होगा। हाँ, मेरे तो कई बार ये बहुत है ना, ऐसा है कि हम मतलब एकदम रियली उसको वेस्ट ही मानते हैं, हम उस पर ध्यान तक नहीं देते हैं कि हम कितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। अगर एग्जैक्टली अगर किसी से पूछ दिया तो एक बार लगता है कि अरे हम कहाँ वेस्ट, तो उसे लगता है कि बहुत छोटा सा है। तो करीबन ये स्टडी है कि एक हाउसहोल्ड जो 4 लोगों का है वो ऑन एन एवरेज 300 से 400 ग्राम तक वेस्ट पर डे जनरेट करते हैं जी। और इस वेस्ट में जो मोर देन 50 to 60% पार्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जिसको हम किचन वेस्ट भी कह सकते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा आपका जो प्लास्टिक है, रैपर्स है, आप बात कर रही थी कि अभी हम हर कुछ कुरियर के थ्रू या फिर ब्लिंकिट इमीडिएटली हम मंगाते हैं, तो उनका रैपर्स है ना। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, जिसको हम 3 कैटेगरी में अगर बांट दें तो ऑर्गेनिक वेस्ट, आपका रिसाइक्लेबल वेस्ट जो बेसिकली ड्राई है, और थर्ड वन हजार्डस वेस्ट। तो अभी का जो प्रोसेस है, इन सारे को हम एक बिन में डाल करके और हम फिर आरएमसी की जो गाड़ियाँ होती हैं वो गाड़ियाँ आती हैं, आप उनको देते हैं और आइडियली ये होता है कि फिर उनको एमटीएस पे जाना चाहिए और एमटीएस पे फिर उनको सेग्रीगेट करते हैं। एमटीएस क्या है? एमटीएस मटेरियल ट्रांसफ़र स्टेशन या फिर मटेरियल रिकवरी स्टेशन भी लोग बोलते हैं इसको। तो वहाँ पे हर तरह के वेस्ट को सेग्रीगेट होना चाहिए और सेग्रीगेटेड वेस्ट को फिर उसके अनुसार उसकी रिसाइकलिंग या फिर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। बट क्या है कि जो हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है, वेदर कंडीशंस है, उसमें 6 घंटे में वेस्ट जो है, विशेषकर ऑर्गेनिक वेस्ट, ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है और आफ्टर 12 आवर्स ये स्मेल कर जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर कभी मौका मिले, आप किसी भी एमटीएस में जाओ, आप इतनी मतलब कल्पना नहीं कर सकते कि कोई कैसे वहाँ पे काम करता है। तो वहाँ अब उसको कौन सेग्रीगेट करेगा? फाइनली ये होता है कि उठा करके हम उसे झीरी में फेंक देते हैं। अच्छा। अब झीरी में जब फेंकते हैं तो अभी एक स्टडी है, ये भी पुरानी स्टडी है, 17 लाख मीट्रिक टन वेस्ट रांची वालों ने हमने जमा कर दिया है वहाँ पे, और हम केवल सोचते हैं अपना नाक बंद करके निकल जाएं, लेकिन ये अब वापस हमारी ओर आ रहा है। वो पानी को, अंडरग्राउंड वाटर टेबल को कंटामिनेट कर चुका है, एयर को पॉल्यूट कर चुका है। और एक मज़ेदार डेटा आपको बताऊं, आपके थ्रू अपने व्यूअर्स को भी बताऊं कि करीबन 1 टन ऑर्गेनिक वेस्ट अगर विदाउट एयर डिकम्पोज होता है तो वो लगभग 33 kg मीथेन इमिट करता है। और मीथेन आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम जो करते हैं, हमने क्या किया है कि हमने एक लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ बहुत लो कॉस्ट में एक बीन डिज़ाइन करा। उस बीन में आप अपना जो किचन वेस्ट है उसको बहुत ईजिली डिकम्पोज कर सकते हैं और विदाउट एनी स्मेल। कई बार लोगों को लगता है कि किचन वेस्ट हम रखेंगे तो स्मेल करेगा, बट विदाउट एनी स्मेल, वो स्मेल नहीं करेगा। उसकी एक पूरी एसओपी है जो आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे ही आप किचन वेस्ट को सेग्रीगेट कर देते हैं उस बीन में, तो आपके पास फिर बचता है आपका प्लास्टिक एंड रैपर्स जो कि ड्राई वेस्ट है। तो इस वेस्ट को आप कहीं भी, किसी भी बोरे में, किसी भी जगह पे आप आराम से स्टोर कर सकते हैं और इसे हम फिर रिसाइकलिंग चैनल्स में दे सकते हैं, वो रिसाइकल हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज़ आपका हजार्डस वेस्ट, जिसमें कि आपका जो मेडिकल वेस्ट है, सैनिटरी पैड्स है, इसको आप केवल एक्चुअली ये जो है कि ये जाना चाहिए केवल आपके डंप यार्ड में, झीरी में। तो इस प्रोसेस को हम
जो हाउस होल्ड के थ्रू हम करने की कोशिश करते हैं। इवन मैं खुद के लिए बताऊं कि मैंने पिछले 3 साल से 1 ग्राम भी अपना किचन वेस्ट हमने बाहर नहीं डाला है। टोटली पूरे के पूरे को हम उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं और अपने छत पे जो है कि टेरेस फार्मिंग भी कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पे 3 स्टेप में एक काम होता है। एक तो आपने ऑर्गेनिक वेस्ट को रीयूज़ कर लिया और जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है उसको रिसाइकिल कर लिया, और अगर आपको जो ट्रक में जो हम देने की बात करते हैं वो देना है तो सिर्फ वो मेडिकल वेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा एक टेरेस फार्मिंग को लेकर के भी आपका काम रहता है, उस विषय में जानना चाहेंगे। एक्चुअली हमने जब 2020 में शुरू किया था तो शुरू हमने टेरेस फार्मिंग से ही किया था जी। आप अगर आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात करें तो 20 साल पहले हम देखेंगे कि हर एक घर अपने पीछे आगे की थोड़ी जो ज़मीन होती थी उसमें कुछ ना कुछ उगाता था। जी, बिल्कुल। है ना। लेकिन अब धीरे 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 क्या हो गया कि शहरीकरण इतना ज़्यादा हो गया कि अब एक ही चीज़ उग रही है, वह कंक्रीट के जंगल, है ना। तो वैसे में हमें लगा कि क्यों नहीं हमें इस पे कुछ काम करना चाहिए। और कोविड के समय फर्स्ट फेज़ के लॉकडाउन के समय हम ऐसे भी बेकार बैठे हुए थे, तो उस पे हमने थोड़ा सोचना स्टार्ट किया। और आफ्टर फर्स्ट फेज़ जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तो देन हमने एक कुछ ज़मीन लीज पे ली और वहाँ पे नर्सरी सेटअप किया और ये पूरा इसको एक्सिक्यूट करना स्टार्ट किया। अब उसमें मेजर चैलेंज ये था कि आपके पास जो पॉट होगा, पॉट कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब छत पे करने वाले हैं तो बहुत बल्कि बहुत वज़न वाला पॉट होगा तो नहीं चलेगा क्योंकि छत पे लोड आएगा। दूसरा जो ग्रोथ मीडियम होगा, ग्रोथ मीडियम कैसा होगा, ग्रोथ मीडियम इतना उपजाऊ होना चाहिए कि आपकी फल सब्जियां और निकल पाएँ। दूसरा कि उसमें फर्टिलिटी मेंटेन रहे, पानी रुके नहीं, पानी ड्रेन आउट हो। तो ग्रोथ मीडियम का बहुत इम्पोर्टेंस था, उसको बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, है ना। तो और फिर एक पूरा कि सीड कहाँ से मिले, सीडलिंग्स कहाँ से मिले फैमिली को, ये सारा कुछ हमने वर्कआउट किया। और चूँकि पहले से हमारा था कि हम वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कर पाएँ, तो हमने यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज़ में उनसे बात करी और उनसे पास 50 लीटर्स का जो बीन प्लास्टिक बैरल आता है उनके पास, जो उनके लिए वेस्ट है, उसे हमने यूज़ किया। प्लास्टिक बैरल में ये ब्यूटी ये थी कि वो बहुत हल्का है एंड ब्लू कलर का था, तो बहुत सुंदर भी दिखता था। तो हमने उसे 2 तरीके से कट किया, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। हॉरिजेंटली जब कट किया तो वो जो है कि वो उसमें डेप्थ थोड़ा हमें ज़्यादा मिल रहा था, तो जिस वेजिटेबल्स को ज़्यादा थोड़ा रूट ग्रोथ चाहिए उसको, और दूसरा जो सेलो डेप्थ वाले चाहिए उसके लिए दूसरे में तरीके से उसे डाला। बीच में फिर हमने कुछ लेयर्स क्रिएट किए ताकि मिट्टी सॉइल पे ना आए, और इस तरीके फिर गांव के लड़कों को, एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि गांव और शहर को पूरा कनेक्ट किया जा सके, तो गांव के लड़कों को इसमें एंगेज किया और हम फैमिलीज़ के साथ उनके घरों पे ये पूरा सेटअप करना स्टार्ट किए। उसमें 2 मॉडल्स थे हमारे, 20 बीन का एंड 40 बीन का। तो लेकिन इसमें एक दिक्कत यह रहती है कि इनिशियल कॉस्ट इसमें था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेन कॉस्ट मिट्टी का आ रहा था और मिट्टी के फर्टिगेशन का आ रहा था। फिर हम उनको AMC प्रोवाइड कर रहे थे, कंटिन्यूसली उनके यहाँ विज़िट करके उसका फर्टिलिटी मैनेज। बहुत सारे फैमिलीज ऐसी थी जिनको मतलब ये भी नहीं पता है कि टमाटर का पौधा कैसा होता है, जबकि आप टमाटर डेली खा रहे हैं। जी। तो उनको कैसे निकालना है, उसमें क्या स्प्रे करना है, इस तरह का पूरा शुरू किया। काफ़ी अच्छा ये रन कर रहा था, बट क्या हुआ कि सेकेंड फेज़ जब आया, कोविड का सेकेंड फेज़, तो सेकेंड फेज़ में न तो फैमिली अलाउ कर रही थी क्योंकि हमें छत पे जाना था, तो कोई भी अपने घर पे आपको छत पे जाने के लिए अलाउ नहीं करता, और दूसरा कि गांव के लड़के थे वो यहाँ शहर नहीं आना चाह रहे थे जी। तो सेकेंड फेज़ ने हमें कस के झटका दिया, हमारा पूरा जो सेटअप था वो रुका। एंड उसी वक्त हम फिर वो अपने आप को उसी समय हम पैरेलली ये देख रहे थे, क्योंकि एक मेजर कॉस्ट हमारा जा रहा था सॉइल की फर्टिलिटी पे, तो हमने वही देख रहे थे कि हम घर पे ही अगर कुछ हम ऐसा कर पाएँ जिससे कि, तो हमें ये दिखा कि कंपोस्टिंग अगर हम हाउस होल्ड लेवल पे ही शुरू करते हैं तो वहाँ से वो कंटिन्यूसली वो जो अपना टेरेस पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके लिए फर्टिलाइजर्स उनको मिल पाए। जी, यही मेरा अगला सवाल भी था कि जो आप बता रहे थे कि हम जो किचन वेस्ट है उससे ही हम खाद बना सकते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो कैसे हो सकता है? जो घर बैठे लोग हैं वो कैसे अपने ही किचन वेस्ट से खाद बना करके फिर उसको अपने प्लांट्स में यूटिलाइज करके और फिर से शायद किचन गार्डन भी बना सकते हैं? जी, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जी।
बहुत सिंपल है, बस केवल नेचर को समझने का ज़रूरत है और उसके लायक फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी चीज़ जब सड़ती है, बहुत अच्छे से जानते हैं, जब कोई भी चीज़ सड़ती है तो वो पानी छोड़ेगा, लिक्विड, है जी ना? बिल्कुल। और वो लिक्विड अगर उसी के अंदर रह जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें फिर स्मेल आता है। तो हम जो प्रोसेस यहाँ करते हैं उसमें हमने एरोबिक डिकम्पोजिशन को फैसिलिटेट किया है। तो हमारा जो बीन है उसमें एरेशन के लिए जो साइंटिफिकली जो डिज़ाइन है उसके अनुसार उसमें होल्स हैं पूरा। एंड देन हमें करना क्या है, बीन को इंस्टॉल किया एंड उसके ऊपर हम फर्स्ट लेयर अपना जो आपका वेजिटेबल वेस्ट, जो किचन वेस्ट आ रहा है, उसको क्या थोड़ा सा जितना आप कोशिश कर सको। एक्चुअली हम अगर अपने शरीर का ही डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो दांत हमारा क्या करता है, उसे काटता है। तो वहाँ पे आप थोड़ा कट कर दो, आप जितना भी कट कर सको उसे कट कर दें। और देन हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे हम आपके व्यूअर्स के लिए भी कि उसे डस्टबिन की तरह यूज़ नहीं करना है। पूरे दिन का जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको एक बार आप बिन में डालिए, कंपोस्टर बिन में। तो उसे क्या करते हैं, जितना काट दें और देन हम फिर बाय वॉल्यूम डाला, जितना भी वेट वेस्ट डाला, सेम वॉल्यूम में हमें कुछ कार्बन डालना होता है। अब ये कार्बन क्या होगा, तो कार्बन आपका कार्बन के रूप में आप सूखे पत्तों को डाल सकते हैं, आप जो है कि सॉडस्ट डाल सकते हैं, आप पराली, जो एक बहुत बड़ी समस्या अभी हो गई है कि पराली क्या करें, पुआल जिसे हम बोलते हैं, पुआल को कट करके डाल सकते हैं, चावल का भूसा डाल सकते हैं, कुछ भी, ये सूखा जो भी है उसे हम डालते हैं। दोनों का वॉल्यूम सेम होता है और सबसे ऊपर एक पेपर, सिंगल अखबार का टुकड़ा रखते हैं। नेक्स्ट डे फिर बाहर निकालिए अखबार के टुकड़े को, उसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस, सैंडविच जैसे हम बनाते हैं उसी तरह पहले गीला, उसके ऊपर सूखा। तो ये गीला सूखा का लेयरिंग करते जाते हैं। जब बीन आपका मोटा मोटी हमारा जो 30 लीटर का बीन है, 4 मेंबर्स की फैमिली है, तो उसका वो 21 दिन में भर जाता है। उसके बाद फिर उसको किनारे रख दीजिए और दो बीन का हम साइकिल यूज़ करते हैं। तो दूसरा बीन हम रखेंगे और पहले बीन को एज इट इज़ छोड़ देंगे नेक्स्ट 20 डेज़ के लिए। तो नेक्स्ट 20 डेज़ में अब यहाँ पे हम कुछ इनोकुलेंट्स यूज़ करते हैं जिससे कि थोड़ा फास्ट हो जाए बैक्टीरिया का काम करना। अदरवाइज़ आप चाहें तो आपके पास दही होती है, ताज़ा गोबर का घोल बना के वो भी आप डाल सकते हैं। तो बैक्टीरिया और फंगस वहाँ पे काम करना चालू हो जाता है। ये पूरा हीट होगा, आप बच्चे जो पढ़ते हैं एरोबिक एनारोबिक डिकम्पोजिशन, वो फील कर सकते हैं, वो हीट पूरा होता है, पानी वेपर छोड़ता है, काफ़ी कुछ वहाँ पे प्रकृति का पूरा एक खेल, पूरा एक कमाल वहाँ पे चलता है। और ये फिर ब्लैक में कन्वर्ट होकर के लगभग 40 डेज़ में ये 80% तक डिकम्पोज हो जाता है। और देन फिर आप उसको और थोड़ा डिकम्पोज करके आप अपने गमले में या जहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। जी विनोद जी, आपने एक एक स्टेप बताया बहुत विस्तार में कि ऑर्गेनिक जो खाद बनाना है वो कैसे बन सकता है। इसके साथ में टेरेस फार्मिंग के भी आपने पूरे स्टेप्स बताए हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता होगा जितने आसानी से आपने बता दिया। चैलेंजेस भी आते होंगे, तो क्या वो चुनौतियाँ हैं जो हर स्टेप पर आपको देखने के लिए मिलती हैं और कैसे आप उससे उभरते हैं? हम थोड़ा ये जो वेस्ट वाला है उसमें चुनौतियों की बात थोड़ा कर लेते हैं। एक तो लोगों को कई बार लगता है ना कि हम ये जो दो उसमें जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है अपना, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट। तो वेट वेस्ट तो हर एक घर से निकल रहा है। पहला तो एक माइंडसेट का चैलेंज आता है ना, कि लोगों को लगता है कि अरे स्मेल करेगा। मैं आपके माध्यम से पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्मेल नहीं करेगा अगर आपने पूरी SOP फॉलो की है तो। जब भी वो स्मेल कर रहा है, इट मीन्स कि वो अलार्म कर रहा है आपको कि आपने SOP फॉलो नहीं किया, इमीडिएट कुछ इंटरवेंशन का ज़रूरत है, पहला। दूसरा, एक जो नहीं होता है, लोगों को कई बार दिक्कत होती है, वो है कार्बन। जबकि हमारे पास पत्ता बहुत है, जैसे रांची जैसा जगह में इतना पत्ता है, बट उसको क्या है कि चैनलाइज करने की ज़रूरत है ना। और जनरली आप बच्चे हों, बूढ़े हों, गांव हो, शहर हो, पत्ता का मैनेजमेंट हम यही मानते हैं कि आग लगा दो, वो मैनेज हो गया, ख़त्म हो गया। जबकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का खाद है, जो जंगल के आसपास के जो खेत होते हैं उसमें जब वो बह करके नीचे आता है तो वही तो है ये। हम इसे डिकम्पोज करके अपने खुद अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कार्बन का जो घर तक सोर्सिंग है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो उसके लिए हम जो है सॉडस्ट जो आपको 100 मिल में मिलती है उसे सोर्स करवाते हैं जी। तीसरा जो थोड़ा सा एक दिक्कत होता है ना कि हम
कम्युनिकेट करते हैं फैमिली के साथ। फैमिली को हमने ट्रेंड किया, बताया, और वो क्या है कि अपने जो सर्वेंट हैं, हाउस होल्ड हेल्पर्स हैं, उनको बताते हैं। तो उनको लगता है कि अरे मेरा काम बेकार बढ़ा दिया ये लोग, हम कितना अच्छा पॉलीथीन में करके बाहर फेंक देते, वो ज़्यादा आसान था। तो इस वजह से ये एक चैलेंज आता है वहाँ पे। तीसरा थोड़ा सा, चौथा लोगों को लगता है ना कि जब उसे खाली करते हैं तो उस समय लगता है कि थोड़ा तो गीला सा आएगा वो, तो उस समय थोड़ा सा। बट जिनको भी इन्वायरमेंट से लगाव है, जुड़ाव है, उनके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक समय के बाद वो मज़ा आने लगता है। आपको लगता है कि मतलब ये जो चीज़ है जो कन्वर्ट हो रही है। आज ही मैंने अपने स्टेटस पे डाला है मेरे छत पे जो नींबू फला हुआ है। अब रियली जब देखेंगे तो उसको लगेगा कि इतना नींबू छत पे एक 24 कैसे हो सकता है, जबकि मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला है सिवाय मेरे किचन वेस्ट के। जी विनोद जी, आप अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्कशॉप्स भी लेते हैं और वेस्ट का कितना इम्पैक्ट हो सकता है क्लाइमेट पर, उस पर भी आप जानकारी साझा करते हैं, तो वर्कशॉप्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। हम लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसे NTPC वगैरह, जो इस तरह की जो PSU हैं, अभी लास्ट स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था, तो उस समय हमने NTPC में ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन के साथ, उनके ऑफिसर्स के साथ, और CCL में भी, इसके साथ ही हम स्कूल्स के साथ भी इस तरह का वर्कशॉप करते हैं। एक्चुअली देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम इस क्लाइमेट चेंज से बचना चाहते हैं या इसके इम्पैक्ट को कम करना चाहते हैं, तो हर एक ईच एंड इंडिविजुअल को अपना योगदान देना होगा। और इसके लिए बहुत बेहतर तरीका है कि हम बच्चों के माध्यम से जाएं। अब कोई ऐसा नहीं है कि एकदम जो पुरानी, जो आज से 50-100 साल पहले हमारे फोरफादर्स रहते थे, उस तरीके से रहना शुरू करे, कोई ऐसा नहीं करेगा। तो हम मिनिमम क्या कर सकते हैं, तो उसमें एक मिनिमम एक स्टेप आता है कि आप वेस्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करें। अब सिर्फ ये जो अगर हम वेस्ट को मैनेज करने लगते हैं, एक साल में एक हाउस होल्ड करीबन 6 kg मीथेन का इमिशन को कम कर सकता है। और ये बहुत शानदार तरीके से बच्चों के माध्यम से फैमिली तक पहुंचाया जा सकता है। बच्चे घर में, स्कूल में, है ना, इवन कि अपने सोसाइटी में, वहाँ भी वेस्ट को, जो गीला कचरा निकल रहा है, उसका प्रबंधन के लिए काम कर सकते हैं। और जैसे ही आप गीले कचरे पे काम करने लगते हैं, वैसे ही ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक आज के समय में न तो उसके बिना हमारी ज़िंदगी चल सकती है, और अगर प्लास्टिक को हम ढंग से मैनेज ना करें तो हमारे लिए बहुत डेंजरस भी है। इवन अभी एक स्टडी, अगर आप अवेयर हो, कि अभी हमारे आसपास प्लास्टिक मल्च का खेती में बहुत यूज़ हो रहा है, और ये प्लास्टिक मल्च अब हमारे फूड चेन में माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हमारे फूड चेन के थ्रू हम पे भी आ गया है। तो प्लास्टिक का बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे ही आप साफ़ और विदाउट एनी किसी एडल्ट्रेशन के जब प्लास्टिक को देते हैं, तभी वो रिसाइकलिंग चैनल में जा पाएगा। और ये इसकी शुरुआत हाउस होल्ड लेवल से ही की जा सकती है। तो हम PSUs के साथ, स्कूल्स के साथ, इनके साथ अलग अलग वर्कशॉप, अलग अलग प्रोग्राम भी करते हैं। इवन कि हमने धुरुआ में करीबन 100 हाउस होल्ड के साथ इसी को डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखा कि क्या लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, बहुत अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का तो बहुत अच्छा आता था, कुछ लोग मिक्स उसमें भी कर देते थे, वो फिर हम करते थे। इवन इस पूरे प्रोसेस में एक जो एक कम्युनिटी है जो हमारा पूरा वेस्ट के प्रबंधन पे बहुत मतलब एकदम कहिए कि जन्म से ही लगी हुई है, जिसको हम इग्नोर करते हैं, जो रैक पिकर्स हैं। रैक पिकर्स को भी इसके थ्रू हम एक अच्छी आमदनी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बेचारा सोचिए ना, वो अब कई बार हमने उनसे बात किया, बोलते हैं कि कचरा बिनने के लिए खूंटी तक चले जाते हैं और घर पे ही रिसोर्स मिल रहा है। इवन जो झीरी पहाड़ है, वहाँ पे उस बदबू में लोग जा कर के उससे रिसोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, और ये तो घर से ही आ रहा है। अगर घर से ही हम उनको प्रोवाइड करते हैं तो बहुत अच्छा तरीके से ये सिस्टम पूरा चल सकता है। विनोद जी, आज हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज से लेकर के कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या होगा? देखिए, हम सिर्फ ये कहेंगे कि ऐसा कोई नहीं कर सकता कि बचपन से जब हम जन्म लेते हैं, उस समय से जब तक हमारी मृत्यु होगी, उस समय तक कुछ ना कुछ वेस्ट तो हम जनरेट करेंगे ही। और हर एक चीज़ का इस जो पूरा एक वेस्ट फुटप्रिंट भी है और इसका अपना कार्बन फुटप्रिंट भी है।
आज के इस समय में हर एक ईच एंड इंडिविजुअल को उसमें उस अपने वेस्ट फुटप्रिंट को कम करने के लिए सजग रूप से प्रयास करना होगा। ये नहीं कि कुछ भी हम खरीद लिए, कुछ भी कर लिए। तो पहला तो अपना वेस्ट को रिड्यूस करें। सेकंड कि जो वेस्ट आ रहा है उसको हाउस होल्ड लेवल पे ही सेग्रीगेट करें। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, थोड़े सी सजगता का थोड़ा सा प्रयास का ज़रूरत है जी। और तीसरा, जब वेस्ट को हम सेग्रीगेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे बहुत सारे व्यूअर यहाँ पे होंगे वो कहेंगे कि नहीं वेस्ट तो हम सेग्रीगेट करते हैं बट आरएमसी वाले फिर मिला के ले लेते हैं। तो नहीं, आप वेस्ट को सेग्रीगेट करने के बाद उसे जो वेट वेस्ट है, क्योंकि वेट वेस्ट की ही अर्जेंसी होती है। अगर आप गर्मी का दिन है तो एक दिन के अंदर अगर नहीं रिकवर होता है तो बदबू करने लगेगा। तो वेट वेस्ट का घर के स्तर पे ही उसे कंपोस्ट में कन्वर्ट करें। अगर आप टेरेस फार्मिंग के लिए स्पेस है तो बहुत अच्छी बात है, वो करें, अन्यथा फिर आप आसपास भी अगर उड़ेल दें तो भी। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर के इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। और आपने ये बात बहुत सही कही कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, ऐसे में हमारा जो वेस्ट है, कचरा है, वो कम तो नहीं हो सकता, बट उसी को हम मैनेज करके, सेग्रीगेट करके किस तरीके से अपने ही फ़ायदे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हर हफ्ते हम आपको नए नए मेहमानों से मिलवाते रहते हैं जो नई दिशा दे रहे हैं समाज में एक सकारात्मक बदलाव के लिए। आज के लिए इतना ही। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो आप दूरदर्शन के YouTube चैनल DD झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल हैं, 1145 चैनल नंबर पर, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। तब तक के लिए जोहार। जोहार।